नमस्कार, आपके साथ मैं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और समझिए.com की बारी है। आज हम आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। सुपर पावर अमेरिका, जिसकी सैन्य ताकत का लोहा पूरे जहान मानता था, आज वही अमेरिकी सेना 5 महीने से जारी ईरान संघर्ष की भट्टी में जलकर बेबस हो गई है। पश्चिमी एशिया के में बारूद की भयंकर गूंज के बीच वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा है। दर्शकों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस जंग को महज कुछ हफ्तों में खत्म करने का दावा किया था, उसी जंग में पेंटागन के खजाने और हथियारों के जखीरे को खाली कर दिया। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक वॉरशिप और एयरक्राफ्ट करियर अब भारी दबाव में हैं। मिसाइलों की भारी कमी, रखरखाव में विफलता है, जहाजों के लगातार क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ती जा रही, जिससे अमेरिकी मिलिट्री कमांडर के पसीने छूट रहे हैं। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैली अमेरिकी डिफेंस लाइन पूरी तरह चरमरा गई है। क्या दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री वाकई बिना रणनीति के एक अंतहीन दलदल में फंस चुकी है? आइए समझते हैं इस महासंकट का पूरा खाका। आज समझिए.com में आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए इस संकट को समझते हैं। ईरान के साथ 5 महीने से जारी भीषण सैन्य संघर्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक और रणनीतिक बुनियादें को हिलाकर रख दिया। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया पर अपने एक इशारे से हुकूमत करने का दावा करता था, आज वही अमेरिका अपनी सैन्य नाकामियों को छुपाने के लिए जूझ रहा है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद कैपिटल हिल तक ट्रंप की नीतियों के खिलाफ भारी विरोध के सुर उठने लगे हैं। घरेलू मोर्चे पर अमेरिकी जनता और विपक्षी दल इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अरबों डॉलर का टैक्स पेयर मनी बिना किसी ठोस नतीजे के एक अंतहीन युद्ध में कैसे झोंका जा रहा है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के पारंपरिक मित्र देश भी अब उस पर से अपना भरोसा खो चुके हैं। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बंद कमरों में यह स्वीकार किया है कि ईरान के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एजीज और पैट्रियट की पोल खोलकर रख दी। दर्शकों, ट्रंप प्रशासन ने भारी भरकम सैन्यवाद का प्रदर्शन तो किया, लेकिन जब ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने एक साथ बहुकोणीय हमले शुरू किए तो अमेरिकी रणनीति ध्वस्त हो गई। इस युद्ध ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर भारी असर डाल दिया, जिससे घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ गई। ट्रंप पर तुरंत सीज फायर करने का वैश्विक दबाव बढ़ गया है और यही वजह है कि ट्रंप इस बाबत कबूल करने को तैयार नहीं है कि वो अमेरिका और ईरान जंग में कमजोर साबित हुए हैं। आंकड़ों की जुबानी समझिए। चलिए, तो ये 5 महीने की जो जंग है, अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे महंगी, सबसे विनाशकारी रणनीतिक भूल साबित हो रही। दर्शकों, इन 5 महीनों के दौरान अमेरिकी नेवी ने अकेले लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में 1200 से अधिक इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी। जी हाँ, इनकी कुल लागत भी सुनिए, लगभग $4 बिलियन से अधिक। ईरान और उसके समर्थित समूहों ने महज $20,000 वाले किफायती स्वार्म ड्रोन और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका की मल्टी मिलियन डॉलर मिसाइलों का स्टॉक खत्म करवा दिया। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार यूएस नेवी के पास अब उच्च श्रेणी की स्टैंडर्ड मिसाइल 3 और SM-6 का स्टॉक खतरनाक स्तर पर नीचे गिर चुका है। जिस गति से अमेरिका मिसाइलें खर्च कर रहा था, उस गति से उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम 3 साल का समय लगेगा। इसके अलावा खाड़ी में तैनात 2 एयरक्राफ्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप्स को बिना किसी बैकअप के लगातार 150 दिनों से ड्यूटी पर रखा गया, जिससे नौसैनिकों में मानसिक तनाव और थकान का स्तर अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अमेरिका सैन्य रूप से खोखला हो चुका है। अब ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब पेंटागन की लीक चिट्ठी से हड़कंप क्या मचा, इस पर चलिए आते हैं। जानकारी आपको देते चले कि अमेरिकी सैन्य इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब किसी शीर्ष 4 स्टार जनरल की गोपनीय चिट्ठी लीक होकर पेंटागन की सबसे बड़ी नाकामी बन गई है। ईओकॉम यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन कमांड के सुप्रीम कमांडर ने सीधे पेंटागन के रक्षा सचिव को एक अति गोपनीय पत्र भेजा। चेतावनी ये दी है कि यूरोप में अमेरिकी सेना पूरी तरीके से असुरक्षित और निहत्थी हो चुकी है। इस पत्र के लीक होने से पेंटागन और व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया।
क्योंकि इसने अमेरिका के रणनीतिक खोखलेपन की पूरी जो दाव है वो दुनिया के सामने पटल पर उजागर कर दिया। अब कमांडर ने चिट्ठी में स्पष्ट तो लिख दिया कि ईरान युद्ध के कारण यूरोपीय थिएटर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रिकॉनिसेंस जेट्स और वॉरशिप्स को हटाकर मिडल ईस्ट भेजा जा चुका है। इसके परिणाम स्वरूप रशिया से सटे पूर्वी यूरोपीय मोर्चे पर नेटो की सुरक्षा पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई। यह चिट्ठी लीक होना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं दर्शकों, बल्कि इस बात का सबूत है कि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व में भीतर नेतृत्व और संसाधनों को लेकर कितना गहरा असंतोष है और खौफ व्याप्त है। दूसरी ओर अमेरिका नौसेना की दयनीय स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिडल ईस्ट कमांड को अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए तत्काल एक अतिरिक्त गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय की आवश्यकता पड़ी, लेकिन पेंटागन इस जहाज की मांग को भी पूरा करने में असमर्थ रहा। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से गुहार लगाई थी कि लाल सागर में हूथी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए उन्हें कम से कम एक और वॉरशिप तुरंत भेजा जाए। हालांकि पेंटागन के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा उनके पास दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई खाली या ऑपरेशनल युद्धपोत नहीं है जिसे तुरंत ड्यूटी पर तैनात किया जा सके। इस एक घटना ने वॉशिंगटन के उस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी जिसमें वह खुद को दुनिया की बादशाह समझता है। 11 कैरियर नेवी कहता है अटलांटिक और पैसिफिक फ्लीट के अधिकांश जहाज या तो मरम्मत के लिए मेंटेनेंस यार्ड्स में खड़े हैं या फिर उनके पास प्रशिक्षित क्रू की भारी कमी है। इस असफलता ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी नेवी के वास्तविक पावर प्रोडक्शन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, यानी कि अमेरिका के पास भी युद्धपोतों की भारी कमी हुई और अगर युद्धपोत है तो क्रू मेंबर उतने प्रशिक्षित नहीं है। अब देखिए 5 महीने के अंतराल की बात करिए। 5 महीने की अंतहीन गोलीबारी ने अमेरिका के सबसे उन्नत हथियारों के जखीरे को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसे पेंटागन रेड जोन कह रहा है। ईरान के साथ युद्ध में हर दिन सैकड़ों पेट्रियट इंटरसेप्टर है, थर्ड मिसाइल, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी जा रही थी और ये दोनों प्रचलित हैं अमेरिका को महाशक्ति बताने में। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई कि अमेरिका रक्षा उद्योग इन मिसाइलों का उत्पादन उस रफ्तार से नहीं कर पा रहा है जिस रफ्तार से वे जंग में इस्तेमाल हो रही हैं। रायथियोन और लॉकहीड मार्टिन जैसे दिग्गज डिफेंस कंपनियों का कहना है कि सप्लाई चेन की रुकावटों और दुर्लभ खनिजों की कमी के कारण एक पैट्रियट मिसाइल को बनाने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर चाइना या उत्तर कोरिया की तरफ से कोई नया संकट खड़ा होता है तो अमेरिका के पास उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मिसाइलें ही नहीं होंगी। अमेरिका का विशाल आर्मरी स्टॉक खाली होना उसके वैश्विक एकाधिकार के खत्म होने का सबसे बड़ा संकेत है, डायरेक्शन है। दूसरी समस्या यह है कि अमेरिकी नौसेना के सामने इस वक्त सबसे भयावह संकट हथियारों का नहीं बल्कि अपने ही जहाजों के रखरखाव का है। 5 महीने से समुद्र में लगातार तैनाती ईरानी ड्रोनों के हमलों के कारण कई अमेरिकी गाइडेड मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स के रडार सिस्टम, पतवार और प्रोपल्शन इंजन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका के पास इन जहाजों की तत्काल मरम्मत के लिए पर्याप्त शिपयार्ड ही नहीं है। अमेरिका के अधिकांश कमर्शियल और मिलिट्री शिपयार्ड्स पिछले कई सालों से मेंटेनेंस बैकलॉग से जूझ रहे हैं। जहाजों को ठीक करने में महीनों का समय लग रहा है और कुशल तकनीशियनों और इंजीनियरों को भारी कमी है अमेरिका के अंदर। इसके विपरीत चाइना का शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से कई गुना बड़ा है। स्थिति यह भी है कि क्षतिग्रस्त अमेरिकी युद्धपोत को मरम्मत के लिए महीनों तक समुद्र में तैरते रहना पड़ रहा है और फिर उन्हें बिना पूरी मरम्मत के ही फिर से डेंजर जोन में भेजने का जोखिम उठाया जा रहा है। यह तो हालत है अमेरिका के। अब देखिए आते हैं सऊदी अरब का इराक पर हमला। इसमें क्या हुआ? मध्य पूर्व के इस उलझे हुए युद्ध में अब एक और नया नाटकीय मोड़ आ गया है जब सऊदी अरब ने इराक स्थित ईरान समर्थित शिया मिलिशिया के ठिकानों पर अचानक हवाई अड्डे कर दिए, क्योंकि अमेरिका के बहकावे में आकर सऊदी अरब ये कर रहा है। अब इस अप्रत्याशित कदम ने पूरे रीजन में खलबली मचा दी। दरअसल परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सऊदी अरब को यह भनक लग गई थी कि इसकी बॉर्डर के पास के शिया मिलिशिया कताइब हिजबुल्ला और अल नुजावा सऊदी तेल प्रतिष्ठानों और अरामको रिफाइनरियों पर फिर से बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अरामको सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। जब रियाद ने महसूस दर्शकों किया कि अमेरिका जब उनकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो ट्रंप प्रशासन ने क्या किया? अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है तो रियाद ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद संभालने का फैसला किया। सऊदी अरब के स्वतंत्र सैन्य कदम साबित करता है कि उसे अब वॉशिंगटन की सिक्योरिटी गारंटी पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने वॉशिंगटन पर भरोसा कर लिया बट जमीनी स्तर पर यह जीरो है। इराक में सऊदी एयर स्ट्राइक ने यह साफ कर दिया कि खाड़ी के देश अब अमेरिका का मुंह ताकने के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए सीधे और आक्रामक कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं।
पेंटागन के रणनीतिकारों के सामने इस समय सबसे बड़ा धर्म संकट ये खड़ा हो गया है कि वे अपनी सेना और अपने ठिकानों को बचाएं या फिर अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को सुरक्षा कवच प्रदान करें। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें क्षमताओं ने इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। ऐसे में इजराइल पूरी तरीके से अमेरिकी नेवी की एजिश सुसज्जित जहाजों और थैड बैटरियों पर निर्भर हो चुका है। लेकिन समस्या यह है कि अगर अमेरिका अपनी बची खुची मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर आने वाली ईरानी मिसाइलों को गिराने में करता है तो क्या होगा कि खाड़ी और सीरिया में स्थित उसके अपने सैन्य ठिकाने बिना किसी डिफेंस के सीधे निशाने पर आ जाएंगे ईरान के। पेंटागन के शीर्ष कमांडर इस बात को लेकर बेहद टेंशन में है कि इजराइल को बचाने की कीमत अमेरिका सैनिकों की जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये तो दोस्ती हुई। चलिए, अब वॉशिंगटन को अब ये कठोर फैसला लेना होगा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे या इजराइल के युद्ध को। अगर इजराइल पर अटैक होता है तो अमेरिका को इस पे खर्च करना होगा। खाड़ी में अमेरिकी साख जमीन दोज है। चलिए, इस पर जानकारी आपको देती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और पीस थ्रू स्ट्रेंथ का नारा खाड़ी के रेगिस्तान में पूरी तरीके से दफन हो चुका है। 5 महीने के इस भीषण संघर्ष में अमेरिका अपने खाड़ी सहयोगियों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब कतर और बहरीन को ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के प्रकोप से बचाने में पूरी तरीके से नाकाम है। बहरीन स्थित यूएस 5th फ्लीट का मुख्यालय और कतर का अल उदैद एयर बेस ईरानी हमलों के कारण आंशिक रूप से तबाह हो चुके हैं और ईरान ने यह अटैक पहले ही कर दिया था और काम करने की स्थिति में अब ये बिल्कुल नहीं है। एयर बेसिस सैन्य ठिकानों के तबाह होने से अमेरिका को वैश्विक साख का जो धक्का लगा ना, उसकी भरपाई नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। खाड़ी के देशों ने अब खुले तौर पर वॉशिंगटन से दूरी बनानी शुरू कर दी है और वे चीन और रूस के साथ नए सुरक्षा समझौते पर विचार कर रहे हैं। खाड़ी के देश, जी हाँ। अब इन सैन्य नाकामी का सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ा है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस आर्थिक तबाही ने अमेरिका और उसके सहयोगी की कमर तोड़कर रख दी। दूसरी ओर पश्चिम एशिया की इस भीषण जंग में अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल की रक्षात्मक ढाल बनकर रह गया, लेकिन इस ढाल में अब गहरे छेद हो चुके हैं। जब से ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों और उन्नत स्वार्म ड्रोन का प्रदर्शन शुरू किया है, तब से इजराइल का घरेलू मिसाइल रक्षा नेटवर्क ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया। वॉशिंगटन ने इजराइल को ढहने से बचाने के लिए अपने पूरे नौसैनिक बेड़े और एयर डिफेंस नेटवर्क को उसकी सुरक्षा में झोंक दिया है। हालांकि इस प्रक्रिया में अमेरिका खुद बलि का बकरा बन रहा है। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक तैनात अमेरिकी क्रूजर लगातार इजराइल की तरफ आने वाली ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हैं। इस ढाल बनने की एवज में अमेरिका ने अपनी पूरी नेवल मिसाइल कैपेबिलिटी गंवा दी। विश्लेषक का यह मानना है कि तेल अवीव की रक्षा करने के चक्कर में वॉशिंगटन ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने रणनीतिक संतुलन को खो दिया, केवल इजराइल के चक्कर में, कि अपना वो रणनीतिक संतुलन को तो खो बैठा है। अब अमेरिका की क्षमता पर उठे सवाल, इस पर आते चलिए। ये युद्ध अब केवल इस बात पर डिपेंड नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बल्कि अब ये युद्ध इस बात का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है कि क्या सुपर पावर अमेरिका के पास अब किसी भी बड़े वैश्विक युद्ध को लड़ने की क्षमता बची नहीं है या नहीं। 5 महीने के इस संघर्ष ने साबित कर दिया कि अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अब आधुनिक, लंबी चलने वाली, उच्च तीव्रता वाली जंगों को झेलने में सक्षम नहीं है। इसी बीच सबसे बड़ा कौतूहल और इस बात का यह है कि क्या अपनी गिरती साख को बचाने और अमेरिका को पूरी तरह इस जंग में घसीटने के लिए इजराइल अचानक कोई बड़ा और आत्मघाती सैन्य दुस्साहस कर सकता है। अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अचानक धावा बोल दिया तो अमेरिका चाहकर भी इस विनाशकारी युद्ध से पीछे नहीं हट पाएगा। अब यह सवाल सिर्फ रणनीति का नहीं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता के अस्तित्व और उसकी बची खुची सैन्य क्षमता की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। यानी कि जो बची खुची अमेरिका की इज्जत है, अब सवाल इस पर आकर खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि इन स्थितियों के बाद बड़े हमले की धमकी देने वाले क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त पर हमला इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्हें ईरान की जवाबी कार्रवाई का अंदेशा था, या फिर यह फैसला डर का नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा था। ये 2 बातों पर संशय टिका हुआ है। यही वह सवाल है जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है कि ट्रंप ने कहा कि फिलहाल ईरान की बात कर लेते हैं, हमला टाल दिया हमने। उनके अनुसार हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने और परमाणु खतरे को नियंत्रित करने की दिशा में सहमति बनने के बाद सैन्य कार्रवाई को रोकने का फैसला किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी सेना की तैनाती और क्षेत्र में सतर्कता पहले जैसी बनी हुई है, यानी हमला रुका, तैयारी नहीं।
दरअसल ईरान पिछले कई वर्षों में अपनी पारंपरिक सेना से बहुत ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन्स और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों के नेटवर्क पर निवेश करता रहता है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने इराक, सीरिया, खाड़ी क्षेत्र और समुद्री मार्ग पर फैले हुए हैं। किसी बड़े हमले की स्थिति में ईरान इन ठिकानों या समुद्री यातायात को निशाना बना सकता है। यदि जोखिम किसी भी सैन्य निर्णय को बेहद जटिल बना देता है, इसे एक उदाहरण के समझिए। अगर किसी व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो पूरे रास्ते पर लंबा जाम लग जाता है। उसी तरीके से हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की मुख्य धुरी है। यहाँ तनाव बढ़ने का असर केवल ईरान और अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और महंगाई पर पड़ सकता है। कारण क्या हुआ? कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला डर से ज्यादा जोखिम और लाभ के आकलन पर आधारित हो सकता है। अमेरिका जानता है कि युद्ध शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन उसे नियंत्रित रखना सबसे ज्यादा कठिन चुनौती है। दूसरी ओर ईरान भी यह जानता है कि सीधे युद्ध में उसकी सीमाएं हैं, इसलिए वह आसमान रणनीति अपनाकर विरोधी की ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब वो आसमानी अटैक कर रहा है, जमीन पर उसके पास इतनी सैन्य कैपेबिलिटी नहीं है और अब विरोधी को वो टारगेट कर रहा है। क्या अमेरिका ने अपने नागरिकों को इसलिए चेतावनी दी क्योंकि उसे ईरान से डर लगने लगा है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को क्यों चेतावनी दी? जब किसी क्षेत्र में युद्ध, आतंकी हमला और सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका होती है तो अमेरिका अपने नागरिकों के लिए यात्रा और सुरक्षा संबंधी सलाह जारी करता है। यह उसकी लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा नीति का हिस्सा है। ऐसे अलर्ट पहले भी इजराइल हमास संघर्ष, इराक, अफगानिस्तान और लेबनान जैसे संकटों के दौरान जारी किए गए थे। इस बार चिंता का कारण यह है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी दूतावास, सैन्य ठिकाने, ऊर्जा प्रतिष्ठान और हजारों अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं। यदि ईरान या इसके समर्थक समूह जवाबी कार्रवाई करते हैं तो इन ठिकानों पर खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पहले लोगों को सतर्क करना किसी भी सरकार की सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया मानी जा रही है। इसे ऐसे समझिए चलिए, जब मौसम विभाग चक्रवात की चेतावनी देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तूफान निश्चित रूप से उसी जगह तबाही मचाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को पहले से सुरक्षित करना होता है। अमेरिकी एडवाइजरी भी इसी तरह का एहतियाती कदम हो सकती है। हालांकि इस चेतावनी से यह जरूर संकेत मिलता है कि अमेरिका सुरक्षा एजेंसियां उसकी संभावित जोखिम को गंभीरता से ले रही है, यानी खतरे की घंटी को समझ रही है, संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है, नेग्लेक्ट नहीं कर रही है। यही वजह है कि दूतावासों की सुरक्षा, सैन्य ठिकानों की सतर्कता और नागरिकों की सुरक्षा, तीनों पर एक साथ जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसियां भी इस बात को जानती हैं कि अगर ईरान का अटैक हुआ तो यहां पर जिस तरीके से विनाश की तरह होगा अमेरिका का। अब चलिए आते हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिकी नागरिकों को क्या अलर्ट मिला। दूतावासों की बड़ी सुरक्षा, सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाई गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपनी जोखिम को पहचान कर अपने नागरिकों को सतर्क कर रहा है? क्या पूरे क्षेत्र में अमेरिकियों पर वास्तव में ईरान से बड़ा खतरा मंडरा रहा है? इसका जवाब पूरी तरीके से हाँ या ना में देना मुश्किल है। वजह यह है कि खतरा सिर्फ ईरान की नियमित सेना से नहीं बल्कि उसके क्षेत्रीय प्रभाव और सहयोगी नेटवर्क से भी जुड़ा माना जाता है, यानी कि ईरान के प्रॉक्सीज। जी हाँ, वर्षों से ईरान के समर्थन वाले सशस्त्र समूह इराक, सीरिया, लेबनान, यमन जैसे इलाकों में सक्रिय रहे हैं। इन्हीं प्रॉक्सीज से अमेरिका डरता है। किसी बड़े सैन्य टकराव की स्थिति को इन समूहों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है। यही कारण है दर्शकों कि अमेरिकी सेना केवल ईरान की सीमाओं पर नजर नहीं रखती बल्कि पूरे क्षेत्र में फैले अपने ठिकानों, दूतावासों और नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा देती है, क्योंकि किसी भी जवाबी कार्रवाई का दायरा एक देश तक लिमिटेड नहीं रह सकता। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी तक पूरे मध्य पूर्व में सभी अमेरिकी नागरिकों पर तत्काल और समान स्तर का खतरा घोषित नहीं किया गया है। अलग अलग देशों की परिस्थितियां अलग हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थानीय हालात का आकलन करती हैं और उसी आधार पर यात्रा सलाह या सुरक्षा निर्देश जारी करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े जंगल में आग लग गई। जरूरी नहीं है हर पेड़ जल रहा हो, लेकिन तेज हवा किसी भी समय आग को दूसरी दिशा में ले जा सकती है। इसलिए पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी जाती है। युद्ध की आशंका जितनी बढ़ती है, खतरा भी उतना ही व्यापक हो जाता है। इसलिए अमेरिका अपने नागरिकों को पहले से सावधान रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह देती है। और यही वजह है कि अमेरिका इन तमाम खतरों को भांपकर अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के तमाम उपाय जो है वो ढूंढती हुई नजर आती है। सऊदी ने दी संयम की सलाह, इस पर चलिए जानकारी आपको देते हैं। क्या सऊदी अरब के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला रोक दिया? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खबरें सामने आई हैं कि क्षेत्र के कई सहयोगी देशों ने बड़े सैन्य अभियान के बचने की सलाह दी है।
बता दें, सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों में ईरान के साथ तनाव कम करने की दिशा में भी कदम बढ़ा चुका है। दोनों देशों के रिश्तों में पहले जैसी तीखी तलखी नहीं है। ऐसे में रियाद की प्राथमिकता ये मानी जाती है कि पूरा क्षेत्र किसी नई जंग में ना धकेला जाए। यदि अमेरिका और ईरान के बीच खुला युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहले असर खाड़ी क्षेत्र पर पड़ेगा। तेल उत्पादन, निर्यात, बंदरगाह, ऊर्जा प्रतिष्ठान और समुद्री व्यापार सभी जोखिम में आ सकते हैं। इसका सीधा असर सऊदी अरब समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि कई क्षेत्रीय देशों की कोशिश रहती है कि कूटनीतिक समाधान निकले और सैन्य टकराव टाला जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका किसी के दबाव में फैसला लेता है। अंतिम निर्णय वॉशिंगटन अपने राष्ट्रीय हित, सैन्य आकलन और रणनीतिक गणना के आधार पर करता है। विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सऊदी की सलाह एक कारक हो सकती है, लेकिन अकेला कारण नहीं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा, वैश्विक तेल बाजार, अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा और संभावित जवाबी कार्रवाई, ये सभी तत्व फैसले को प्रभावित करते हैं। दिक्कत ये भी है कि जैसे ही अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी सहयोगियों पर अटैक करेगा। अब इस बार ये बड़े स्तर पर प्रभावित है, संभावित है। अब सऊदी अरब की बड़ी बड़ी रिफाइनरी ईरान के निशाने पर आ सकती है और यही वजह है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत अच्छे ढंग से हो, क्योंकि सऊदी अरब लगातार ये प्रयास कर रहा है। अब आपको मैं बताती हूं कि अगर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता है तो क्या नुकसान सिर्फ अमेरिका को या ईरान को होता है, या फिर अमेरिका को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? यही वह सवाल है जिसने रणनीतिक विश्लेषकों को सबसे ज्यादा चिंतित किया। ईरान की सैन्य ताकत अमेरिका जैसी नहीं है, लेकिन उसकी रणनीति अलग है। वह लंबी दूरी की मिसाइल, ड्रोन्स, नौसैनिक हमलों और अपने सहयोगी समूहों के जरिए जवाब देने की क्षमता विकसित करता रहता है। और यही वजह है, दिस इज द रीजन, कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के बाद जवाब केवल एक मोर्चे से आने की संभावना नहीं मानी जाती। सबसे बड़ा जोखिम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। दुनिया का समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यहां तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है, जैसा कि 2 बार हमने देख लिया। इसका असर केवल अमेरिका नहीं बल्कि तमाम देशों को चुकानी पड़ सकती है। छठी बार है जब ट्रंप ईरान पर तलवार उठाकर आखिरी पल में म्यान में रखकर लौट आए। एक तरफ युद्ध की आग भड़क रही थी, दूसरी ओर कूटनीति की ठंडी हवा चल पड़ी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका पूर्ण सैन्य तैयारी के साथ ईरान पर हमला करने को तैयार है, लेकिन तेहरान समेत पश्चिम एशिया के कई देशों की अपील और संभावित समझौते की रूपरेखा बनने के बाद हमला रोक दिया गया। समझौते में मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रोक है और ये शामिल है। इजराइल भी इसी फैसले के साथ है। ट्रंप का छठा यूटर्न समझिए। चलिए इस पर आते हैं। 21 मार्च को क्या हुआ? हॉर्मुज न खोलने पर बिजली संयंत्र तबाही की धमकी मिली। बाद में समय सीमा 5 दिन फिर 1 सप्ताह बढ़ाई। अप्रैल को ईरान को स्टोन एज में भेजने की चेतावनी, पाषाण युग में, जिसको स्टेनोस कहते हैं, लेकिन हमला टला। 7 अप्रैल को आज रात सभ्यता खत्म हो सकती है। तमाम यहां पर बड़ी धमकी जो है ये ट्रंप ने दी। और समझिए .com में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।